इकोनॉमिक्स का जो नोबेल जो है, जो पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का, वो मिला किसके लिए है? वो इसलिए मिला है कि बैंक कार्य कैसे करते हैं। अच्छा, बैंकों का जब नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आपके आसपास के वो बैंक नजर आ जाते होंगे जिसके कार्य पद्धति के ऊपर आप हमेशा जाके हंगामा मचाते होंगे, है ना। आप कहते होंगे कि भैया बैंक जो है, आप जब पहुंचते होंगे काम के लिए तो आपको कहता है 10 मिनट बैठिए, अभी लंच हुआ है ना। या वहां बैठा हुआ बाबू जो है वो पान कचरते कचरते आपसे कहेगा कि रुको यार, तुम कहाँ इतना परेशान कर रहे हो, देख रहे हो ना हम काम कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपको, अगर आप खाता खुलवाने जाते होंगे तो आपको 10 बार जो है वो चक्कर लगवाता होगा, तरह तरह के बहाने मारकर, है ना। लेकिन आज हम उन सारे बातों पे बात नहीं करेंगे। आज हम बैंकों के उस कार्य पे बात नहीं करेंगे जो आपके आसपास होता है। हम बैंकों के उस कार्य पे बात करेंगे जो बैंकिंग प्रणाली के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बैंक कैसे फंक्शन करता है इस पर ही इन्होंने पूरा का पूरा काम किया है। मॉडर्न बैंकिंग रिसर्च क्लैरिफाइज व्हाई वी हैव बैंक्स, हाउ टू मेक देम लेस वल्नरेबल इन क्राइसिस एंड हाउ बैंक कोलैप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें जो पूरी की पूरी बात है कि बैंक कैसे कार्य करता है। अच्छा, क्राइसिस की कंडीशन में जो है, यानी कि संकट अगर कुछ का पड़े तब बैंक कैसे कार्य करता है, और बैंकों का दिवालिया कैसे निकल जाता है, यानी कि बैंक कोलैप्स कर जाते हैं, धराशायी कैसे हो जाते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर अध्ययन किया है इस रिपोर्ट में। ठीक है ना। तो लेकिन फिर उसके बाद प्रश्न तो ये उठता है ना मेरे दोस्त, कि प्रश्न आएंगे कैसे या प्रश्न बनेंगे कैसे, ये सबसे ज्यादा आपके लिए बनता है। तो कॉपी जहां आप लोग इसका नोट्स बना रहे हैं वहां आप क्या लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि यहाँ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम के लिए जो है वो क्या क्या जो है वो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस क्लास से आपको 70 to 80% क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में जो है वो देखने को मिलते हैं। फटाफट क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करते रहिए, अपने सारे मित्रों को जो है बताते रहिए, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के लिए प्रश्न क्या बन सकते हैं? नोबेल प्राइज 2022, सबसे सीधा सीधा, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, इस पर जो है वो आपको प्रश्न जो है वो बन सकता है। व्हाट इज, है ना, बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में, बैंकिंग प्रणाली के ऊपर जो है वो आपको क्या हो सकता है, प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। मेंस के लिए, तो मेंस के लिए जो प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले तो सेम यही प्रश्न जो है वो मेंस के लिए हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार के बारे में आपसे सीधा सा प्रश्न जो है वो पूछ सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा ये पूछ सकता है, देखो अब ये टॉपिक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस टॉपिक को अगर बड़े ध्यान से देखें तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो है एक महामारी से जो है वो गुजरकर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जिसको आप कोविड के नाम से जानते हैं। और कोविड के नाम के महामारी के साथ साथ एक चीज आपने और भी ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले आपने चाइना के बैंक के बारे में मेरे साथ अध्ययन किया था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से चीन में भी हम क्या देख रहे हैं, जो बैंकिंग प्रणाली जो है वो ध्वस्त होती नजर आ रही है, ठीक है। भारत में भी आपने बैंकिंग सिस्टम देखा होगा, और बैंकिंग सिस्टम जब देखा होगा आपने तो एनपीए के बारे में आपने मेरे साथ जो है वो अध्ययन किया होगा। किसके बारे में? एनपीए के बारे में, है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, ठीक है, जो भी आपके गैर निष्पादित जो पूंजी है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था और किस प्रकार से ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार से कार्य करती है, इन सारी चीजों पे हम क्या करेंगे, बात आपके साथ करेंगे। तो प्रश्न ये बन सकता है आपका, बैंकिंग प्रणाली का, बैंकिंग, अब देखिए ये टॉपिक आपका क्या हो गया, ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स से हो गया। तो बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में हम विश्व के भी इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, साथ साथ में इंडियन इकोनॉमी क्या है और क्यों जो है, अगर इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इस टॉपिक को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आप जान रहे हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित टॉपिक है, यानी कि आपका पेपर 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेपर 3 क्या है, इकोनॉमी से लिया हुआ टॉपिक है। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 का टॉपिक है। अब इसी पे जो हम लोग आंसर राइटिंग करा रहे हैं, तो आप समझिए कि किस प्रकार से, आपको याद है ना, आप सभी को पता है ना कि हम लोग 30 अप्रैल तक जो है वो 800 प्रश्नों को लेकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं 2023 को लेकर, और साथ में प्रीलिम्स एग्जाम की। तो हर संडे को जो है वो आपके 100 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, इस संडे से होने वाले हैं, है ना। और प्लस अगर हम बात करें तो हर दिन जो है वो 4 क्वेश्चंस पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा फोकस क्या है कि 30 अप्रैल तक आप 800 क्वेश्चन
एकदम कान खोल के सुनिए, 800 क्वेश्चंस पे क्या करेंगे आप, आंसर राइटिंग करेंगे। और सोचिए कि 800 प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद आप वैसे ही तप के जो है वो चमकेंगे, या वैसे ही घिस के चमकेंगे जैसे घिसने के बाद हीरे में चमक आ जाती है और तपने के बाद सोने में और भी ज्यादा शुद्धता आ जाती है। लेकिन इस तपने के लिए, इस घिसने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तपने और इस घिसने के लिए आपको जो है वो त्याग करना पड़ेगा। त्याग किस चीज का होगा, त्याग होगा आपका समय का। त्याग किस चीज का होगा, त्याग होगा आपका, आपकी खुशियों का। त्याग किस चीज का होगा, त्याग उन सारे कामों से करना होगा जो हो सकता है कि आपको अच्छे लगते तो हों, लेकिन हो सकता है कि केवल अच्छे ही लगते हैं, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो 8 महीने तपिए मेरे साथ, और उसके बाद टॉप 15 में अपनी रैंकिंग जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए, है ना, टॉप 15 में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न जो है वो आपका आज मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली का अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है, इस पर हम प्रश्न जो है वो बना सकते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो बैंकिंग प्रणाली का अर्थव्यवस्था पर महत्व, और ये इसके बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 9650331225, ठीक। अब ये पूरा का पूरा जो है वो बात चल रहा है, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो मिला है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली के लिए। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने जो है वो क्या किया है, बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए बेन एस बर्नांके, नाम देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये 3 नोबेल प्राइज जो है जो मिला हुआ है। इस फोटो को देखेंगे तो थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहे होंगे, लेकिन रियल फोटो हम आपके सामने दिखाएंगे। तो बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबिग, ये 3 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इनका ओरिजिनल चित्र ये है, ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है ना, वो वाला चित्र थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने क्या किया है, एकेडमी ऑफ साइंस ने क्या किया है कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए जो है इन तीनों को जो है वो क्या किया है, पुरस्कार दिया है। अब इस पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में 2022 में इनका जो काम किया गया है उस काम के लिए, ठीक है ना। और ये पुरस्कार देने का जो निर्णय लिया है, वो पुरस्कार देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, तो निर्णय लिया गया है, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये पुरस्कार जो है वो सेवरिक्स रिस बैंक प्राइज जो है, ठीक है ना, इसने ये पुरस्कार देने का कोशिश किया है। और अर्थशास्त्र में जस्ट इसके पहली बार, यानी कि 2022 ये चल रहा है, 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, हो सकता है आपके दिमाग में ये भी प्रश्न हो, और हो सकता है आयोग जो है, आप सब ये जानता है कि भैया 2022 तो सब याद करके रखे होंगे, लेकिन 2021 याद किए हैं कि नहीं, तो उस पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो कनाडा में जन्मे थे डेविड कार्ड, ठीक है ना, उनको, और उसके दूसरे अध्याय का जो भाग है वो संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो इजराइल और अमेरिका के जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा दूसरे जो थे वो थे, उनका नाम था इम्बेंस। तो इनको जो है वो संयुक्त रूप से जो है वो 2021 का जो है वो पुरस्कार जो है वो दिया गया था। वर्ष 2022 का जो नोबेल का, हमने इसके पहले चर्चा कर लिए हैं हम लोगों ने कि साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है, रसायन का पुरस्कार किसको मिला है, शांति का पुरस्कार किसको मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिक के क्षेत्र में किसको मिला है, या मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है। इस पर हमारी क्लासेस जो वो पहले हो चुकी हैं, तो आप उसको डिटेल्ड जानने के लिए जो है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, वहां आप देख लीजिएगा। अब जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार उन सारे पुरस्कारों से अलग है। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर अलग क्यों है। दोस्तों, हर पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो हर पुरस्कार जो है, इसके अलावा, अर्थशास्त्र के अलावा जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलता है दोस्तों, वो अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की जो वसीयत है उस आधार पर मिलता है। लेकिन इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार मिलता है वो उस वसीयत में नहीं है, बल्कि उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है एक पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ ले, कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उस नोबेल पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार ऐसा है जिसका उल्लेख अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में नहीं किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ पुरस्कार जो है, इसका उल्लेख जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में कहीं नहीं किया गया है, बल्कि उनकी याद में, बल्कि उनकी स्मृति में स्वीडिश
केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है यह दिया जाता है, और इसका सबसे पहला विजेता जो था वो 1969 में जो है वो चुना गया था। ठीक है ना, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1969 में शुरुआत हुई, और दिया किसके द्वारा जाता है, तो दिया जाता है स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? ठीक है ना, तो इस पुरस्कार को जो इस बार जो दिया गया है वो पुरस्कार, ये तीनों जो हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में बैंक किस प्रकार से काम करती है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है ये पूरी की पूरी बातें हुई हैं। एक बार क्लास के लिंक को जो है अपने मित्रों के साथ फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिए। आप लोग फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिए, फ्रेंड सर्किल आपका है वहां शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप जो है वहां शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो बात किया एक एक करके ये तीनों के तीनों अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में या बैंकिंग प्रणाली में या बैंकिंग सिस्टम में इनका रोल क्या है, इस पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नजर आ रहे होंगे बेंस एस बर्नाके। बेंस एस बर्नाके के बारे में बात करें दोस्तों तो 1930 आपको याद है कि महामंदी का समय था, 1929 और 30 एक वैश्विक महामंदी का समय था, और उस वैश्विक महामंदी का जो ये दशक था उसका विश्लेषण इनके द्वारा किया गया। ठीक है ना, और कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे खराब जो समय था इकोनॉमी के क्षेत्र में, है ना, या सबसे खराब आर्थिक जो संकट था वो 1930 का जो है महामंदी था। अब ये जो आपको बर्नाक महोदय नजर आ रहे हैं, ये बर्नाक महोदय ने क्या किया था कि सांख्यिकी के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो है उस महामंदी का जो है उन्होंने विश्लेषण किया और बताया कि क्या ऐसे कारण थे जिसके चलते जो है 1930 में महामंदी आई, और क्यों बैंक जो है उस महामंदी को रोकने में जो है वो असफल हो चुके, क्यों वैश्विक अवसाद की स्थिति आई, और इस वैश्विक अवसाद में जो है वो बैंकों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है ना, उन्होंने इसके बारे में जब जिक्र किया कि कैसे 1930 के अंदर महामंदी के समय जो है वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, 19वीं सदी के अगर हम इतिहास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 1930 के महामंदी के बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि कैसे बैंकिंग सुविधाओं का जारी रहना और इसे गहरे और दीर्घकालिक संकट में जो बनाए रखना किस प्रकार से एक निर्णायक कार्य था, और किस प्रकार से बैंकिंग अपनी गलती के चलते इस महामंदी को रोक नहीं पाया, इन सारी चीजों के इन्होंने बात किया। और इसको समझाने के साथ साथ इन्होंने बैंकों का जो सुचालित विनियमन है उसके महत्व के बारे में भी बात किया। ठीक है ना, अगर इनके बारे में बात करें दोस्तों वर्नाक के बारे में, तो वर्नाक उस समय जो है अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के जो है वो प्रमुख थे, और 2008 का जो फिर से जो संकट उत्पन्न हुआ कहां, अमेरिका में, तो उस समय उन्होंने इस पर अनुसंधान किया, उसमें रिसर्च किया। ठीक है, जिसके माध्यम से बैंकों को सुधारने के जो भी नीति निर्माण थे उन नीति निर्माण में जो है वो मदद मिली। तो आपको कुल मिलाकर इनका योगदान आपको समझ में आया होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकों में जो आपका महामंदी के समय या बैंकों के जो कोलैप्स होने की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, बैंकें जो आपकी धराशाही हो जाती हैं, उसमें किस प्रकार से बैंक जो गलतियां करते हैं, इस पर पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन जो है इन्होंने अपने जो रिसर्च किया उसमें बताया। दूसरे हैं आपके डॉगलस डब्ल्यू डायमंड। अब डॉगलस डब्ल्यू डायमंड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये डायमंड और डायमंड के साथ आपको ये नजर आ रहे हैं फिलिप एच डायबिग। अब डायमंड और डायबिग के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ने जो है वो सैद्धांतिक मॉडल को जो है विकसित किया। ठीक है ना, सैद्धांतिक मॉडल यानी कि इन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में ये बात किया कि बैंकों के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, और बैंक जो है वो समाज में क्यों महत्वपूर्ण है, बैंकों का समाज के लिए भूमिका क्या है, बैंक किस प्रकार से काम करना चाहिए, सामाजिक दायित्व किस प्रकार से निर्वाह चाहिए, उसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इन सारी बातों पर भी बात किया कि किस प्रकार से बैंकों को जो है वो अफवाह के प्रति, यानी कि किस प्रकार का जो अफवाह उठ जाता है, जैसे होता है ना कि कई बार आपके सामने एक अफवाह उठ के ये आएगा कि अरे फलाना बैंक में तो तुम पैसा डालोगे तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, या फलाना बैंक जो है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल रही है। तो ऐसी भी कंडीशन अगर आ रही है तो उस कंडीशन में बैंकों को किस प्रकार से जो है वो समाज के साथ जो है वो क्या करना चाहिए, समन्वय बना के रखना चाहिए, और किस प्रकार से बैंकों को समाज के प्रति संवेदनशील होकर काम करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात किया। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने जो है वो आधुनिक जो बैंक है उन आधुनिक बैंकों को किस प्रकार से काम करना चाहिए, विनिमय के क्षेत्र में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसमें इन्होंने पूरा बात किया। साथ में इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो बात की थी वो बात क्या की थी कि किस प्रकार से जो बैंक है, देखिए बैंक में बैंकिंग के साथ साथ अगर हम बात करें
तो बैंक में हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि सरकार जो है वो क्या करती है, अपना जो भी उसके सरकार के पास जो भी अमाउंट्स होते हैं उसको एक बीमा के रूप में जो है वो जमा करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात किया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि आप अगर बैंकों में कुछ पैसा जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बैंक में अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक में हमारा पैसा डूबेगा नहीं, उसके ऊपर बैंक जो है वो हमें कुछ इंटरेस्ट लगा के देगी। यानी कि बैंक जो है वो क्या करेगी, लोगों के पैसे के लिए जो है गारंटी लेती है, ठीक है ना। और गारंटी जब लेती है और अगर मार्केट में कोई अफवाह हो जाता है, ठीक है ना, तो अफवाहों को रोकने से पहले, जैसे कि ये बात पूरी कंडीशन आप समझिएगा, जो मैंने 1.5 महीने पहले चाइना के ऊपर बात की थी कि चाइना में क्या हुआ था। चाइना में अफवाह हो गया था कि चाइना का एक बैंक जो है, जो काफी रेपुटेड बैंक है, कहा गया कि उसके पास पैसे ही नहीं है, अब किसी के पैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो भारत में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने याद होगा कुछ वर्षों पहले यस बैंक को लेकर जो है इस प्रकार की अफवाहें उठी थी और फिर उसके बाद यस बैंक का मार्केट जो है बहुत तेजी से धराशायी हो गया। आरबीआई को जो है उसके अंदर लगना पड़ा था, आरबीआई को जो है उस बैंकों को रेगुलेट करना पड़ा था और बहुत सारी चीजें जो है वो हुई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों पे इन्होंने बात किया था। तो एक जगह तो अगर हम बात करें तो बेनार्के के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने महामंदी 1930 और 2008 इन दोनों की कंडीशंस के बारे में बात किया था और बैंकिंग प्रणाली पे। लेकिन डायमंड और डाइबिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो डायमंड और डाइबिक जो हैं वो कुल मिलाकर बैंकों का समाज के प्रति कर्तव्य और समाज का अगर बैंकों के ऊपर किसी भी प्रकार से अफवाह के कारण जो विश्वास टूट जाता है उसमें बैंकों को किस प्रकार से विश्वास को बनाए रखने में काम करना है, इस